all are fine. My name is Priya Vermani and I'm your social science teacher. So welcome back मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. हम कर रहे थे चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज डेवलपमेंट. ठीक है, कुछ पोर्शंस हमने कंप्लीट कर लिए थे, कुछ आज करने बाकी हैं. और अगर आप मेरे प्रीवियस सेशंस देखना चाहते हैं ताकि आप प्रीवियस सेशन को आज के सेशन के साथ कोरिलेट करना चाहते हैं तो प्लीज प्रेस दिस आई बटन. यहां प्रेस करने से आपको हमारे सभी प्रीवियस सेशंस जो है वो मिल जाएंगे और आप उनके साथ स्टडी कीजिए ताकि आपको आज का सेशन भी और अच्छे से समझ में आ जाए. राइट बच्चों, लेकिन इससे पहले आपको एक बहुत ही जरूरी काम करना है, इज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म विच इज स्लेडो. ये काम करना बहुत जरूरी है. ठीक है, हर बार याद दिलाती हूँ तो सब्सक्राइब तो बहुत जरूरी है. सब्सक्राइब भी कर देना और उसके पास वाले बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए एज एंड व्हेन द न्यू सेशन इज बीइंग अपलोडेड. ओके बच्चों, तो चलो आज का टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, डेवलपमेंट टॉपिक चल रहा था, बहुत ही मजेदार टॉपिक है. बहुत सारी एक्टिविटीज करी मैंने, आपको बहुत कुछ समझाया, इनकम बताया, एवरेज इनकम बताया, राइट, सो मेनी एट्रीब्यूट्स की मनी ही सब कुछ नहीं होता है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताया, आपको बहुत कुछ समझाया. ठीक है, आज जो टॉपिक बच्चों मैं आपको कराने वाली हूं वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. बच्चों ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा. अपनी एनसीईआरटी को ओपन रखिए, पेंसिल, जो भी आपके हथियार हैं, अपनी नोट्स, अपनी नोटबुक, सब कुछ रेडी कीजिए. जो भी आपको अच्छा लगता है, कोई कीवर्ड समझ में आया, अच्छा लगा, उससे नोट डाउन कीजिए. ठीक है, और एनसीईआरटी तो होनी ही चाहिए पास में. ठीक है, चलिए. सो वंस इट इज रियलाइज्ड दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज इंपॉर्टेंट, बच्चों मैं ये बात समझा चुकी हूं, इनकम इंपॉर्टेंट होती है, येट इट इज एन इनएडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट. सिर्फ इनकम से आप डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते. We began to think of the other criteria. There could be a long list of such criterion, but it would not be so useful. What we need is a small number of most of important things, जैसे health and education indicators, such as the one we use in the comparison of, याद है केरला और पंजाब, राइट? पंजाब की पर कैपिटा इनकम अच्छी थी तो केरला कहां पर जीत गई? IMR में जीत गई, लिटरेसी रेट में जीत गई. याद है ना आपको? ओके. Over the past decades or so, health and education indicators have become to be widely used along with the income as a measure of development. बच्चों अब सिर्फ इनकम ही नहीं लेंगे आप हेल्थ भी लेंगे, आप एजुकेशन को भी कंसिडर करेंगे. ठीक है, चलिए. फॉर इंस्टेंस, ध्यान से समझिएगा बच्चों, पेंसिल है तो चाहे अंडरलाइन भी कर लीजिएगा. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश किसने करी है जी? यूएनडीपी ने. फिर से बोलती हूं मैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बच्चों पब्लिश करी गई जिसने कंपेयर किया कंट्रीज को बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल्स ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम. ओके, एंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट सर्टेन रेलेवेंट डेटा रिगार्डिंग इंडिया और उसके नेबर्स फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006. बच्चों अब ये यूएनडीपी ने कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए और भी क्राइटेरिया हमें बताएं. कौन से क्राइटेरिया हैं बच्चों? जैसे एजुकेशन लेवल है, लिटरेसी रेट है, बात की थी हमने, हेल्थ स्टेटस के बारे में बात की थी बच्चों हमने, पर कैपिटा इनकम के बारे में भी बात की थी. ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या डिफरेंस है, इंडिया कहां पर स्टैंड करता है और बाकी की कंट्रीज कहां स्टैंड करती है. चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. ओके, आपके सामने आ रही है बच्चों टेबल 1.6. ठीक है, कुछ डेटा दे रखा है आपको. ठीक है, फॉर 2004 रिगार्डिंग इंडिया और उसके नेबर्स के लिए. ठीक है, चलिए कंट्रीज दे रखी है आपको. श्रीलंका है, इंडिया है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है. बच्चों पर कैपिटा इनकम दे रखा है यूएस डॉलर में ताकि आराम से आप उसको हर एक को कंपेयर कर सकें. ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ दे रखा है बेटा, लिटरेसी रेट दे रखी है, फॉर 15+ ईयर पॉपुलेशन भी दे रखा है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी दे रखा है तीनों लेवल्स के लिए, और एचडीआई रैंक भी दे रखी है बच्चों. ठीक है, मैम पहले समझाओ तो सही, इतना कुछ बोल दिया आपने. चलो समझाते हैं बच्चों, परेशान क्यों होते हो, हम है ना. ओके, एचडीआई होता है बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. HDI rank in the above table are out of 177 countries in all. मतलब ये जो रैंक दे रखी है ना, जहां इंडिया देखो 126 पे है. ठीक है, इट इज अमंग द 177 countries in all.
रैंक देख रही थी। अगर आप रैंक देखो बच्चों, श्रीलंका 93, ओके, बहुत बढ़िया रैंक। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या होता है बच्चों, एज द नेम सजेस्ट है बच्चों, एक एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ, एक एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि कितना जिएगा एक इंसान एवरेज के तौर पर, ठीक है, कितनी लाइफ उसकी रहेगी। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल मीन्स, एनरोलमेंट रेशियो कहाँ कहाँ जी, प्राइमरी स्कूल में भी, सेकेंडरी में भी और हायर एजुकेशन में भी, बियॉन्ड द सेकेंडरी, तीनों लेवल्स में कितना एनरोलमेंट है, ठीक है, स्कूलों में बच्चों का, ठीक है। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल द कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर। अलग अलग सबकी करेंसी अगर अलग अलग होगी तो कंपेयर कैसे करोगे, तो एक सिंगल जो है करेंसी ले ली गई, डॉलर, and it is also done in a way so that every dollar could buy the same amount of the goods and services in any country। इन सभी कंट्रीज में डॉलर का जो एक्सचेंज है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वो भी बराबर रखा जाए, आराम से कंपेयर आप लोग कर सको। तो ये सभी चीजें आपको हर एक कंट्री की पर कैपिटा इनकम दे रखा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी दे रखा है, लिटरेसी रेट दे रखा है बच्चों, ग्रॉस एनरोलमेंट भी और उसकी एचडीआई रैंक भी। इस टेबल को रीड करने का तरीका समझ में आया कि कैसे रीड करना है टेबल। बच्चों टेबल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आप टेबल को अच्छे से पढ़िए, कहना क्या चाहती है, और टेबल तभी समझ आएगी जब उसकी टर्मिनोलॉजीज आती होंगी। टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बता दी बच्चों, अकॉर्डिंगली आप अपने माइंडसेट में बना लीजिए कि ऐसे आपको प्रेजेंट करी जाएगी टेबल, और आप उसके आंसर्स आपको भी आने चाहिए, ठीक है, उसी में से आंसर्स आपने फ्रेम करने हैं, और थोड़ा बहुत जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो आराम से टेबल वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पाटी जी। सो वन वे to find out if adults are undernourished is to calculate what nutrition scientists call, बच्चों ये क्वेश्चन 1 मार्कर में आ जाता है कि बीएमआई क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, आता है बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है। जनरली बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, तो यही चीज मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने ये सेशन देखा होगा तो बीएमआई का अगर आपके पास फॉर्मूला आ जाता है 1 मार्क में तो वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगर पेंसिल है तो प्लीज साथ में अंडरलाइन भी कीजिए, दिस इज इजी टू कैलकुलेट बच्चों। क्या करेंगे उसके लिए आप करेंगे टेक द वेट ऑफ द पर्सन इन केजीज, चलिए वेट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद ले लीजिए हाइट उसकी मीटर्स में, वेट ले लिया केजीज में, हाइट ले ली मीटर्स में। चलिए अब क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे वेट को बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, क्या निकल जाएगा बच्चों, इससे हमारा बीएमआई, ठीक है। अब अगर इसके फिगर बच्चों 18.5 से कम है, if this figure is less than 18.5 then the person would be considered undernourished। however if the BMI is more than बच्चों 25, अगर आपकी फिगर आ जाती है 25 से ज्यादा तो माना जाता है कि जो पर्सन है वो ओवरवेट है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप नरिशमेंट को चेक करने के लिए अंडर नरिश्ड है या ओवर नरिश्ड है किस तरीके से, तो ये आप बीएमआई के थ्रू जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। डू रिमेंबर दैट दिस क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल टू द ग्रोइंग चिल्ड्रन, क्योंकि अभी वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए अप्लाई नहीं होता है। एडल्ट्स की बात कर रहे थे, देखिए एडल्ट्स, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पाटी जी। ओके, इज इट सरप्राइजिंग दैट अ स्मॉल कंट्री, हमारे नेबरहुड में ही है, श्रीलंका is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank। बच्चों श्रीलंका की रैंक है 93, इंडिया की है 126, ठीक है। हम लोग इतनी बड़ी कंट्री, बिग कंट्री, फिर भी हम श्रीलंका से पीछे हैं। टेबल 1.6 है बच्चों, ये बताती है that Nepal has half the per capita income of India, yet it is not far behind India in the life expectancy and the literacy rate। बच्चों अगर आप देखो बच्चों इस टेबल को अच्छे से रीड करो तो हर एक कंट्री का अलग अलग जो है आपको डाटा दे रखा है, ठीक है। जैसे श्रीलंका देखो हर जगह इट रॉक्स, ठीक है, रैंक भी बढ़िया, ग्रॉस एनरोलमेंट भी अच्छी, ठीक है, लिटरेसी रेट भी बढ़िया है जी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत बढ़िया, पर कैपिटा इनकम भी देखो जी बहुत ही बढ़िया, ठीक है, हर जगह बढ़िया है। वैसे हमारी इंडिया की बात करते हैं पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर में तो 3139, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारी 64, लिटरेसी रेट है हमारी 61, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है 60 और एचडीआई रैंक है हमारी 126 बच्चों, ठीक है। और इन्हीं सब के बारे में मैंने आपको पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड एचडीआई के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पाटी जी।
चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है और इससे क्वेश्चन बच्चों आता ही आता है, मानिए कि आता ही आता है। 1 मार्कर में आ जाएगा जी, 2 मार्कर में आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इससे जनरेट होता है, टीचर्स को ये टीचर्स का फेवरेट टॉपिक है और उसमें से क्वेश्चन जनरेट करती है टीचर, जो मर्जी कर लो जी, करती ही करती है, ठीक है। तो हम भी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और जब पता है कि टॉपिक आना है तो क्यों ना अच्छे से पढ़े, राइट। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते हैं। इसके लिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। बच्चों क्या होता है, जनरली लोग क्या कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, ब्रश भी कर रहे हैं, साथ में पानी भी चल रहा है, वाओ कितना मजेदार है ना। तो पानी तो फ्री का है ना हमारा, हम ऑल्दो फ्री का नहीं है बट हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार फ्री का है, चल रहा है तो चलने दो, आराम से ब्रश कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई जुडिशियस यूज है? एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों जब खत्म हो जाएगा, भैया कहां से लाओगे, राइट। तो सस्टेनेबिलिटी यही कहती है बच्चों कि इस तरीके से यूज करो रिसोर्सेस का कि आज तो आप उसे यूज कर ही रहे हो, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ दो। क्यों परेशानी में डाल रहे हो हमारी आने वाली जनरेशन को, बेचारे रोएंगे पानी के लिए, एक एक बूंद के लिए। सेव वाटर सब लोग चिल्लाते हैं, ठीक है। तो यही कहती है सस्टेनेबिलिटी, भैया जुडिशियस यूज करो रिसोर्सेस का, आज भी अवेलेबल हो, कल भी अवेलेबल हो, आगे की फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबिलिटी रहे, राइट। सो whichever way we define development बच्चों, suppose for the present that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generation। यही तो मैं बोल रही हूँ कि आज के लिए तो उसे रखो ही रखो, ठीक है। आप प्रेजेंट तो अच्छा बनाइए ही बनाइए, ठीक है, प्रेजेंट तो बढ़िया होना ही चाहिए, इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बढ़िया कर दो। क्यों रुला रहे हो फ्यूचर जनरेशन को, ठीक है। दिस इज ऑब्वियस डिजायरेबल, however since the second half of the 20th century a number of scientists have been warning that the present type and the level of development are not sustainable। हम बिल्कुल भी अच्छे ढंग से, ये हमारी आत्मा जानती है बच्चों, ऑल्दो हम लोग कहते हैं सेव वाटर, पर हमें खुद से पता है क्या वाकई ही हम पानी को बचाते हैं, नहीं बचाते, राइट। हमें सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए अपने आप से, किसी और को सामने उपदेश देने से, ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, खुद से पानी बचाओगे तभी तो किसी और को कुछ कह पाओगे बच्चों। खुद से रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज करोगे तभी तो सामने वाले को बोलोगे कि तू भी कर। पहले खुद से करना पड़ेगा, तब सामने वाले बंदे को बोल सकते, और करना पड़ेगा भैया, खत्म हो रहा है, क्या करोगे देखो। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। कितना बढ़िया कोट है बच्चों। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहती है जुडिशियस यूज कीजिए, ठीक है। इतना भी गंदा यूज मत कीजिए कि आगे आने वाली जनरेशन के पास कुछ भी ना बचे, ठीक है। तो ये फर्ज बनता है हम सब का कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग फॉलो करें बच्चों, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा पैटी जी। अब देखिए आपके सामने आ रहा है एक एग्जाम्पल, ग्राउंड वाटर इन इंडिया बच्चों, ठीक है। देखिए एक आंटी जी दिख रही हैं आपको, ठीक है, पानी निकालने की कोशिश कर रही हैं, और कितना कम है, कितना निकाल लेंगी, कितना घर ले जाएंगी, ठीक है। तो recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat of overuse in many parts of the country. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years बच्चों, कंसिडर करने वाली बात है। Nearly 1/3 of the country is overusing their groundwater reserves. In another 25 years, 60% of the country will be doing the same if the present way of doing this resource continues। अगर इसी तरीके से, इसी स्पीड से करोगे बच्चों तो खत्म ही हो जाएगा, it would be finished। ग्राउंड वाटर के इस ओवर यूज से, दैट इज पर्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस रीजन्स ऑफ पंजाब और वेस्टर्न यूपी, बहुत जबरदस्त यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए और सब कुछ के लिए, और ग्राउंड वाटर को तो बस उसका लेवल जो है बिल्कुल बस खत्म होने पर ही है, दिखना भी बंद हो जाएगा, मिलना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए हार्ड रॉक प्लेटू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, सम कोस्टल एरियाज इज आल्सो, एंड द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स, भैया खत्म होने वाला है ग्राउंड वाटर, ठीक है, अगर इसी स्पीड से हम लोग ओवर यूटिलाइज इसका करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस है, आ गए जी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सबसे मजेदार जो टाइम होता है वो यही होता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी क्रिएटिव आइडियाज आपके माइंड में निकल रहे होते हैं ना, उछल रहे होते हैं, उसे क्रिएटिव आइडियाज को आप डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अच्छे अच्छे
आइडियाज मुझे बहुत पसंद आएंगे अगर मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस एक्टिविटी कि व्हाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज्ड, क्यों हो रहा है ओवर यूज्ड। लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी से लिखिए, आंसर कीजिए बच्चों, फटाफट से आंसर कीजिए। ओके, साथ साथ मैं भी बताती हूँ, आपको पता है पॉपुलेशन भगवान की दया है इंक्रीज करी जा रही है, करती चली जा रही है, करती चली जा रही है और करती रहेगी। अगर पॉपुलेशन इसी स्पीड से बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, डिमांड ऑफ वाटर ज्यादा होगा, तो ओवर यूटिलाइज तो होगा ही होगा, ठीक है। अब अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है खाने की, फूड ग्रेन्स की, तो प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी तो पानी ज्यादा चाहिए इरिगेशन के, अगेन ओवर यूटिलाइजेशन। अब ग्राउंड वाटर है, फ्रेश वाटर रिसोर्स है बच्चों, ठीक है, ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है। तो ये जो अर्बन एरियाज के लोग होते हैं ना, ये ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, पानी चल रहा है, ब्रश कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ठीक है, तो वो भी ओवर यूटिलाइज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राउंड वाटर को जो है वो ओवर यूज वो हो रहा है बच्चों, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पूछता है, कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज, क्या डेवलपमेंट पॉसिबल है, ठीक है। मैं कहती हूँ हाँ है, बिल्कुल है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सीरियसली फॉलो करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहती है, उतना जुडिशियस यूज कीजिए रिसोर्सेज को ताकि वो आज तो अवेलेबल है ही बच्चों, आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो अवेलेबल हो, ठीक है। तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे, रेगुलर फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है कि ओवर यूज हो भी रहा है तो भी डेवलपमेंट तो होगा, ठीक है, क्योंकि हम इतना इफेक्टिव यूज करेंगे कि आगे जो है वो आगे की जनरेशन के पास भी जो रिसोर्सेज है वो जरूर अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करना अति आवश्यक है। चलिए अच्छे से समझ आया ये दोनों क्वेश्चंस आपको, आई बिलीव बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और करना चाहते हो, चलो और करवाते हैं, डोंट वरी, परेशान मत होइए, और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले ये सुनिए, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, पता है हम सबको। These resources are replenished by nature as in the case of crops and plants. However, even these resources may be overused. हम तो करते हैं, ढीठ हैं, नहीं सुधरेंगे, ओवरयूज करेंगे। लेकिन हमने ढीठ नहीं बनना है बच्चों, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। कोई भी तुम्हें अगर ये ओवर यूटिलाइज करता हुआ देखे ना, उसको रोक देना, कहना हमने पढ़ा है सोशल साइंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम नहीं करेंगे, जुडिशियस यूज करेंगे, ठीक है। समझा देना उसको, मैंने जैसे तुम्हें समझाया ना, तुम आगे समझा देना, राइट। ओके चलिए, फॉर एग्जाम्पल, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource, of course. Non-renewable resources कौन से होते हैं बेटा? These are those which get exhausted after the year of use. खत्म हो जाएंगे भैया, अगर ऐसे ही यूज करते चले जाओगे तो एक टाइम आएगा जी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। We have fixed stock on earth which cannot be replenished. अगर एक बार कोल यूज कर लिया, जला दिया, खत्म हो गया, तो वो दोबारा से मैजिक तो नहीं आ जाएगा ना, अपने आप आ जाएगा। और कितने साल लग जाते हैं कोल की फॉर्मेशन में, पता है फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्मेशन में कितने साल लग जाते हैं। कैसे करोगे भैया, खत्म करते जा रहे हो, ढंग से यूज कर लो ना, कब अक्ल आएगी आप लोगों को, ठीक है। जुडिशियस यूज कीजिए, सब कीजिए, ये मुझे भी फॉलो करना चाहिए, आपको भी फॉलो करना चाहिए, सबको फॉलो करना चाहिए, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अटेन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बच्चों टेबल दे रखी है, क्रूड ऑयल के रिजर्व्स दे रखे हैं आपको, कंट्रीज दे रखे हैं बच्चों, मिडल ईस्ट है बच्चों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे रखा है, और ओवरऑल टोटल वर्ल्ड में दे रखे हैं कितने रिजर्व्स हैं बिलियन टन्स में, और नंबर ऑफ इयर्स रिजर्व विल लास्ट, कितने टाइम तक रहेंगे ये रिजर्व्स तो हैं, लेकिन ऐसे कोई जादू थोड़ा ना, अंदर जादू की छड़ी लगी हुई है कि रिजर्व्स भी पड़े हुए और अंदर से बन रही है, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आकर खत्म हो जाएंगे, ऐसा कोई जादू मैजिक नहीं चल रहा है, ठीक है। चलिए, द टेबल गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल। More important, it also tells us for how many years the stock of crude oil will last if people continue to extract it at the present rate. जिस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं ना आज की रेट में, तो कब तक खत्म हो जाएगा ये भी बता रखा है। The reserves would last only 43 years more, and this is for the world as a whole. टेबल में देखो बच्चों, वर्ल्ड लिखा हुआ है, साथ में 43 years लिखा हुआ है, ठीक है। However, different countries face different situation according to their own reserves. कंट्रीज लाइक इंडिया, ये डिपेंड करता है ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम अब्रॉड, बिकॉज हमारे पास उतने एनएफ स्टॉक्स नहीं है बच्चों। अगर इस ऑयल के प्राइस इंक्रीज करेंगे, ठीक है, दिस बिकम्स अ बर्डन फॉर एवरीवन, बिल्कुल बर्डन तो बनेगा। एंड देयर आर कंट्रीज लाइक यूएसए जिनके पास रिजर्व थोड़े से कम है, देखो सिर्फ 4 ही है, ठीक है, एंड हेंस दे वांट टू सिक्योर ऑयल फॉर थ्रू देयर मिलिट्री या इकोनॉमिक
फार, ठीक है। अब देखो मिडल ईस्ट के पास तो अच्छा खासा है और इसीलिए 93 ईयर्स भी उन्हें दे रखे। तो कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं बच्चों, चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चंस, बड़ा मजा आता है, ठीक है। रेडी हो जाइए। सो इज क्रूड ऑयल असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन द कंट्री? क्या वाकई ही क्रूड ऑयल इंपॉर्टेंट है? यार ये तो कोई भी बता देगा, क्रूड ऑयल तो इंपॉर्टेंट है ही बच्चों, बहुत एसेंशियल है, क्योंकि ये हर एक इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी की जान है, बेसिस है, ठीक है, फाउंडेशन है। जितना भी ये पेट्रोलियम है, फ्लेमेबल गैसेस है, ये सब कहां से मिलता है बच्चों? क्रूड ऑयल से ही मिलता है। क्रूड ऑयल के बिना किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का होना नामुमकिन है, इट कैन नॉट रन। एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है सभी इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी का, नेशन का। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन था, आई बिलीव कि आपको इसका आंसर अच्छे से आता होगा, और मैं देखूंगी कमेंट सेक्शन में कौन कौन किसने किसने क्या क्या पॉइंट्स इसमें मेंशन करे। बहुत आसान है, जनरल सा है कि क्रूड ऑयल तो इंपॉर्टेंट है ही बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हर एक इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन के लिए, किसी भी इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी के लिए, ठीक है जी। चलिए, इंडिया हैज टू इंपोर्ट क्रूड ऑयल। What problems do you anticipate for the country looking at the above situation? इंडिया को इंपोर्ट करना है क्योंकि हमारे पास उतने रिजर्व्स ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है? जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इंडिया अफोर्ड नहीं कर पाएगा इसका इंपोर्ट लार्ज क्वांटिटीज में, ठीक है, क्योंकि बर्डन हो जाएगा, प्राइसेस बढ़ेंगे तो फिर इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। मोर ओवर इंपोर्ट्स आर एक्सपेंसिव देन एक्सपोर्ट, ठीक है। और इंडिया के पास उतने रिजर्व्स नहीं है बच्चों खुद के कि वो जो है अपनी डिमांड को भी पूरा कर सके, ठीक है। तो कई जगह पर आपने देखा कि उसके पास, इंडिया के पास अपने स्टॉक इनफ नहीं है। तो ये प्रॉब्लम जो है हमारी कंट्री फेस कर रही है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज करेंगे तो भी बर्डन है, आपको पता है इंपोर्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट्स तो ऑफ कोर्स फेवरेबल होते ही होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम जो है इंडिया फेस करेगा। अगर इसी स्पीड से हम यूटिलाइज करेंगे या ओवर यूटिलाइज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे और हमें इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब प्राइसेस ज्यादा है या कम है, इंपोर्ट तो करना है, तो बर्डन तो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम जो है वो इंडिया जो है वो फेस करने वाला है आगे आने वाले टाइम में। तो प्लीज अभी से जुडिशियस यूज करना शुरू कर दीजिए। ये अवेयरनेस सबके पास लेके जाइए कि भैया अपने हमारे ही तो रिसोर्स है ना, तो हमें इफेक्टिव और जुडिशियस यूज तो करना ही है, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो फंसेंगे, हम भी फंसेंगे, आगे आने वाली जनरेशन भी फंसेगी, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो फॉलो हमें करना ही करना है, ताकि हम आराम से अभी भी रह सके और आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी खुश रह सके, और हम कह सके कि वाकई हमारा जो कंट्री है, नेशन है, वो डेवलप हो रहा है। डेवलपमेंट हर एस्पेक्ट में चाहिए, ठीक है, ओवरऑल एस्पेक्ट, ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, दिखना चाहिए हमारा नेशन डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है बच्चों। सो आई बिलीव कि आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। टॉपिक छोटा सा था बच्चों, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव था। आज की इस सेशन में आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा बच्चों। क्या सीखा? आपने सीखा कि हमें हमारे रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज लेना चाहिए, ठीक है, ना सिर्फ, और मैंने आपको क्या बताया, और मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी समझाया, ठीक है। अब जो भी आपको मिसयूज करता हुआ दिखे उसे रोक कर समझाना कि भैया आ समझाता हूं तेरे को सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, और बताना उसको कि इफेक्टिव और जुडिशियस यूज करो, ठीक है। अगर डेवलपमेंट चाहते हो इंडिया की, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है और डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना बहुत मुश्किल है। अगर सब लोग अपना अपना स्टेप उठाएंगे बच्चों, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर आना, फॉलो करना और अटेन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर एक कलेक्टिव सेंस में अगर ये काम किया गया, सब लोग शुरू किया, तो ऑफ कोर्स ये काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने सीखा, हम स्टार्ट हुए थे बच्चों इनिशियली इनकम से, आए एवरेज इनकम पर, फिर देखा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, और चीजें भी लेकर आए कि मनी ही सब कुछ नहीं होता, और फैक्टर्स लेके आए, फ्रीडम चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। फिर हमने कहा और क्राइटेरिया लेके आते हैं डेवलपमेंट का, हमने कहा चलो आईएमआर भी अच्छा होना चाहिए, लिटरेसी रेट भी अच्छा होना चाहिए। फिर हमने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में देखा, वर्ल्ड बैंक ने अपनी अपनी रैंक दी सभी कंट्रीज को कि कौन किस में ज्यादा अच्छा है, केरला कहाँ अच्छा है, ठीक है, और कंट्रीज कहाँ अच्छी है। आपने देखा श्रीलंका रॉक्स, ठीक है, हर जगह उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़िया है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़िया है। तो क्या दिख रहा है? दिख रहा है ना कि डेवलपमेंट, कौन डेवलप्ड नेशन है और कौन नहीं है। ये सभी क्राइटेरियाज की वजह से पता चलता है बच्चों कि कौन सा नेशन जो है वो डेवलप्ड है और कौन सा नेशन जो है वो डेवलप्ड नहीं है। ये सभी क्राइटेरिया, अगर हम ये कहें कि इनकम से पता लगता है तो वो गलत है, सिर्फ इनकम से पता लगता है वो गलत।
इनकम के अलावा और भी क्राइटेरियाज होते हैं, और भी फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये नेशन डेवलप्ड है और ये नेशन डेवलप्ड नहीं है। ठीक है बच्चों, आई होप सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि जो आपने समझा आज के सेशन में और वो आपके दिमाग में फिट हो जाए, तो एक महामंत्र है जिसे आप फॉलो कीजिए, और वो महामंत्र है ट्वाइस रीडिंग। एज यू ऑल नो दैट ट्वाइस रीडिंग कैन डू वंडर्स। बच्चों ट्वाइस रीडिंग दोगे तो आज का टॉपिक तो इतना आसान था बच्चों कि अगर आज ही बोर्ड वाले कहे ना कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाओ, मुझे लगता है मेरे सेशन के बाद तो अगर इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आता है ना, आप कहोगे बेटा पूछ जो पूछता है अभी लिख कर दिखाता हूँ। इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपको दी है, और आप लोग एनसीईआरटी में रीडिंग में तो वैसे ही मास्टर हो गए होंगे। रोज समझाती हूँ आपको, रीडिंग कीजिए रीडिंग कीजिए। मम्मा भी सामने से देखकर खुश होती होंगी, कहती होंगी वाह मेरा बच्चा पढ़ रहा है, एनसीईआरटी पढ़ रहा है, मार्क्स तो लेकर आएगा। ठीक है, तो यही फायदे हैं बच्चों, ट्वाइस रीडिंग के दो फायदे। मम्मा खुश, सीबीएसई भी खुश, तो ये फायदा क्यों नहीं अपनाते? कीजिए ट्वाइस रीडिंग कीजिए बच्चों। ठीक है, बिल्कुल आपके माइंड में छप जाएगा टॉपिक। ठीक है, सोशल साइंस में अगर आप ट्वाइस रीडिंग देते हो आफ्टर माय एक्सप्लेनेशन, तो इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक और चीज है जरूरी जो मैं आपको आगे भी बताऊंगी, चलो छोटा सा इशारा कर देती हूँ, दैट इज द रिटन प्रैक्टिस। विदाउट द रिटन प्रैक्टिस ऑफ द आंसर्स सब बेकार है। मेरी एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पार्ट, second is twice reading, third is to do the written practice as much as possible। ठीक है, जितना रिटन प्रैक्टिस करेंगे जी उतना बढ़िया। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा बच्चों, हम करेंगे क्विज। क्विज मैं आपको भेजूंगी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी बच्चों, और उसे आप अटेम्प्ट कीजिएगा, सेल्फ असेस कीजिएगा ऑनेस्टली। लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगी। बहुत बढ़िया क्विज है, तो बने रहिए मेरे साथ, ज्वाइन कीजिए, सेशंस जरूर देखिए। ठीक है बच्चों, सो नाउ इट्स टाइम टू से बाय। हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस पर। ठीक है, डू ज्वाइन एंड सब्सक्राइब टू बच्चों। सो नाउ इट्स द टाइम टू से बाय। बाय फॉर नाउ, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।